पेरेंटिंग देखो किसी को सिखाई नहीं जा सकती, वो आपका अपना इंस्टिंक्ट है। जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं वो ऐसी कौन सी परेशानियां होती है जो कॉमन होती है? ये बच्चा सुनता नहीं है, और पेरेंट्स से बोलो क्या नहीं सुनता तो कुछ नहीं सुनता, कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। छूटते ही जैसे ही मैंने पूछा, उन्होंने 1 सेकंड का भी पॉज लिया, मैडम ये मेरी बात नहीं सुनती, तो वो लड़की भी इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपनी मदर से कि उसने ये बोला ये तो बोलती रहती है। तो राइट पेरेंटिंग क्या है, मतलब एक राइट वे क्या है पेरेंटिंग का? कोई राइट या रॉन्ग वे नहीं होता, आपने अपने बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना है। कि पहले आप खुद को हील करो तब आप बच्चे को बेहतर पाल पाओगे। बहुत सारी ऐसे ट्रॉमास होते हैं बचपन में जिससे एज पेरेंट्स हम उभर ही नहीं पाते। कुछ पेरेंट्स बच्चों की पिटाई कर देते हैं, हमारे टाइम तो हम बहुत पीटे गए। पिटाई मतलब पनिशमेंट हो गई। पनिशमेंट कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। जो माँ है वो अपना घर भी मैनेज कर रही है, कि ऑफिस में अपना ऑफिस मैनेज कर रही है, फिर उसके बाद और चीजें भी समाज की झेल रही है, उस बच्चों को बैलेंस करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचता है। मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट बी अ सुपर वुमन, यू डोंट हैव टू बी अ सुपर वुमन। ट्रू। दुनिया आपको कोई शाबाशी नहीं दे रही सुपर वुमन बनने की। नमस्कार, मेरा नाम है मनुदीप शिरोमणी और आप देख रहे हैं बात और जज्बात का ये एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में एक ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है अपर्णा श्रीवास्तव। डिग्रीज़ की बात करें तो MBBS, MBA, PG, DMCH और डिप्लोमा इन पेरेंटिंग साइकोलॉजी। जी हाँ, एक अलग टाइप का डिप्लोमा। हमने इसीलिए इन्हें बुलाया, आजकल की दुनिया में, भागती दौड़ती दुनिया में, जहाँ एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, वहाँ अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, वहाँ अपनी घरेलू लाइफ, घरेलू जीवन, आपके दिनचर्या में इतना टाइम नहीं बचता कि आप अपने बच्चों को दे पाएँ, अपने घर में दे पाएँ। और इस बीच होते हैं घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट, इस बीच होते हैं क्लैशेस, और उनको सुलझाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोफेशनल की। तो ऐसे ही प्रोफेशनल एक शख्स को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी रहता है, इसलिए हमने उन्हें बुलाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। तो ये जो ऊहापोह चल रही है इस दुनिया में, जो भाग दौड़ उठा पटक चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी परेशान हैं और उनसे ज़्यादा उनके बच्चे परेशान हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप मेडिकल लाइन में आई, लेकिन अचानक ही इस पेरेंटिंग कोच बनने का, एक पेरेंटिंग साइकोलॉजी वाली चीज़ों को लोगों को समझने और समझाने की चीज़ में जाने का आपका ये फैसला यहाँ कैसे पहुँचा? ये शुरुआत ऐसी हुई कि पहले एक बच्चा हुआ तो लगा कि ठीक है, बहुत आसान है संभालना। जब दूसरा बच्चा हुआ तो थोड़ी सी एंजाइटी मुझे होने लगी। ओके। कि कैसे होगा 2 बच्चों के साथ, और मेरे दोनों बच्चों में इतना गैप भी नहीं है। पर मैंने ये रियलाइज़ करा, अगर गैप भी हो तो भी आप के दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि कहीं बड़ा वाला ना निगलेक्ट हो रहा हो, कहीं छोटा वाला ना निगलेक्ट हो रहा हो। पूरे टाइम यही चीज़ आपके दिमाग में रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो पेरेंटिंग क्लासेस लेते हैं। ओके। तो मैंने सिर्फ अपने लिए ये पेरेंटिंग क्लासेस ली, बट जब वहाँ पर देखा कि मुझ जैसे और भी बहुत सारे मदर्स, इवन फादर्स ने ज्वाइन किया हुआ था, तो मुझे लगा कि हम सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो इस डिलेमा में रहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनको हेल्प करूँ, गाइड करूँ। पेरेंटिंग देखो किसी को सिखाई नहीं जा सकती, वो आपका अपना इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं उनको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, जैसे मेरा हाथ किसी ने पकड़ा मैं उनका हाथ पकड़ सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई एंड बनते हैं पेरेंटिंग कोच। और जो अभी आपने बोला पेरेंटिंग सिखाई नहीं जा सकती, बट आप कह रहे हैं कि आपने उसका कोर्स किया, तो क्या सीखने से वो चीज़ सॉल्व हो गई? नहीं, ऐसी चीज़ होती है कि आपके पास इतना ज़्यादा एडवाइस होता है ना अपने बड़ों का, जो कि गलत नहीं होता, बट वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आपको लगता है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बिल्कुल। मतलब कोई बोलेगा बच्चे को ऐसे करो, कोई बोलेगा बच्चे को ऐसे करो। आप अंदर ही अंदर ना एज अ मदर यू बिकम सो हेल्पलेस कि आपको ये लगता है कि यार छोड़ो सब कुछ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे को क्या है क्या नहीं है मुझे पता है ना। मेरा बच्चा है जो मेरे साथ रह रहा है 24 घंटे। ठीक है, दादा दादी नाना नानी जरूरी है, बट वो बच्चे को नहीं पाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पाल मैं रही हूँ, पाल आप रहे हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, एक्सपीरियंस तो आप कर रहे हैं बच्चे के साथ। तो दैट इज वाई मैं ये बोलती हूँ कि वो हमेशा इंस्टिंक्टिव होता है। आप पेरेंट बन जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, बट जस्ट टू गाइड कि
आराम से आप उस मझधार से निकल जाओ। ओके बस, ओके। तो इसलिए तो अपने जब से साथ- आप इस लाइन में आए हैं और आपको अभी टाइम हो गया है काफ़ी, अभी आप प्रैक्टिस में भी हैं, तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं उनके पास ज़्यादातर वो ऐसी कौन सी परेशानियाँ होती हैं जो कॉमन होती हैं? सबसे कॉमन परेशानी होती है बच्चा सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, बस। और पेरेंट्स से बोलो क्या नहीं सुनता, तो कुछ नहीं सुनता, कुछ भी नहीं सुनता। कुछ भी नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सी एज पेरेंट्स वी टेंड टू एग्जैजरेट थिंग्स। हम अपनी ज़रूरतें, अपनी प्रॉब्लम्स पहले रखते हैं, पर मुझे ये चीज़ पता है ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो कुछ नहीं सुनता। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही होती है, बच्चा कुछ नहीं सुनता। एग्जाम्पल जैसे अभी जैसे मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, तो मेरे सेंटर में एक मदर आई थी, उनकी बेटी 10th क्लास में है। ओके। तो जब वो आई मेरे पास, हमारे सेंटर में एडोलेसेंट क्लिनिक्स और ये सब होती हैं, तो वो जब आई मेरे पास तो मैंने उनसे पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो जब हम बात कर रहे थे तो उनका सबसे पहला मतलब छूटते ही जैसे ही मैंने पूछा, उन्होंने 1 सेकंड का भी पॉज लिया, मैडम ये मेरी बात नहीं सुनती। अच्छा, और उनकी बेटी साथ में हाँ। बैठी थी? अच्छा। तो मैंने कहा क्या नहीं सुनती? कुछ भी नहीं सुनती। मैंने कहा अच्छा कुछ में क्या आता है, आप मेरे को बताओ। तो ना खाने का सुनती है, ना पढ़ाई का सुनती है, ना बाहर जाने का सुनती है, कुछ नहीं सुनती। और मतलब मैं खुद उसमें वो हो गई। मैंने कहा आप, मैंने फिर उस लड़की से पूछा, मैंने कहा आप कुछ नहीं सुनते? तो वो लड़की भी इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपनी मदर से कि उसने ये बोला ये तो बोलती रहती हैं, मैं हर चीज़ सुनती क्या हूँ। क्या सुनूं? हाँ मेरे पास इतना प्रेशर है मैम, आप बताओ। तो फिर मैंने ये बोला कि ठीक है, मैं आपसे भी बात करूंगी, उनकी डॉटर से भी बात करूंगी, दोनों से अलग बात करूंगी, फिर दोनों को साथ में बिठा के बात करूंगी, एंड देन वील गेट टू द प्रॉब्लम कि वो क्या नहीं सुनती। मतलब ये जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इस समय, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन ना प्रॉब्लम, सुनने की। ना सुनने की। और पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे नहीं सुनते, और बच्चों का कहना है हम कितना सुने। बिल्कुल, यानी कहाँ सुनी तो हो रही है बिल्कुल, लगातार। बिल्कुल। इस कहाँ सुनी के बीच एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि तो फिर राइट पेरेंटिंग क्या है? मतलब आपके हिसाब से एक आइडियली एक राइट वे क्या है पेरेंटिंग का, अगर एक शब्द या एक लाइन या एक वाक्य में बोले? कोई राइट या रॉन्ग वे नहीं होता, बस आपने अपने बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना है। बच्चे को समझना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, और आपको समझना चाहिए कि बच्चा मुझे क्या क्यूज दे रहा है। ओके। बस दैट इज द अल्टीमेट वे एंड बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग। और कोई तरीका है ही नहीं। अगर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, आप आप कभी देखो, कुछ पेरेंट्स आंखों में ही बात कर लेते हैं। हाँ। कुछ पेरेंट्स एक शब्द बोलेंगे, बेटा ग्लास, तुरंत दैट ग्लास इज नॉट देयर। तो पता है, आपका तरीका होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप उसके क्यूज पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे। अच्छा, बेसिक पेरेंटिंग जो हमारी समाज में जो बेसिक पेरेंटिंग है, हमने भी, हमारे पिताजी के भी पिताजी रहे हैं, हमारे भी रहे हैं, और हमारे बच्चों के भी हम बनेंगे हैं। तो बेसिक पेरेंटिंग के आइडियाज़ जो आपको लगते हैं कि पेरेंटिंग को लेके हमारी सोसाइटी में बड़ी गलत फहमियाँ हैं कि अरे ये तो अपने बच्चे को ये करवाते हैं, अरे वो तो अपने बच्चों को वो करवाते हैं। तो जो करवा रहा है उसको सही लग रहा है, जो नहीं करवा रहा है उसको लग रहा है अरे ये अपने बच्चे को देखो क्या करवा रहे हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया बस ये है कि आप अपने मन में अपने बच्चे के लिए एक गोल देखो। जैसे मैं पर्सनली, मेरा क्या गोल है कि मेरा बच्चा आगे जाकर एक सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि हम जी, तो वहाँ पर एक हेल्दी रिलेशंस बना सके, सबसे अच्छे से बात करे, बड़ों की इज्जत करे, और अपने जो ड्रीम्स हैं अपने बलबूते पे पूरे कर सके, कोई गलत काम में ना फंसे। ये मेरे गोल्स हैं बस। अगर मेरे को लगता है आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मेरे को मेरे गोल पे ले जा रहा है, देन फॉर मी दैट इज़ माय बेसिक पेरेंटिंग। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ट्वीक्स करने की ज़रूरत है तो आप वो ट्वीक्स कर लो, आपके लिए वो बेसिक पेरेंटिंग हो जाएगी। तो बेसिक पेरेंटिंग होती है कि आपके अल्टीमेट गोल्स क्या हैं, पर इन गोल्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एस्पिरेशंस बच्चों पे थोपो। गोल्स का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे को सोसाइटी में कैसे देखना चाहते हो। बस फॉर मी इट इज़ दे शुड हैव हेल्थी रिलेशनशिप्स, बड़ों की इज्जत करे, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, रिलीजियस, क्योंकि हम लोग थोड़े रिलीजियस फैमिली, तो रिलीजियस रहे, एंड शी शुड बी एबल टू जस्ट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, और किसी भी गलत काम में ना पड़े। मेरा गोल यही है, एंड आई नो कि अगर ये सब पूरे हो जाएंगे तो मेरा बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा।
तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा गोल ये है, आई थिंक सबका गोल ये होना चाहिए, बिल्कुल। और होता भी होगा कहीं ना कहीं, बट वो फुलफिल नहीं हो पाता हाँ। है, वो हिल जाता है अपनी जगह हाँ। से। या पेरेंट्स करना तो वही चाहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो गलत चीज़ों में ना पड़े, किसी गलत संगत में ना जाए, बट उसके बाद भी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। वो उटपटांग चीज़ें ना खाए क्योंकि उससे सेहत गड़बड़ होगी, फिर सेहत गड़बड़ होगी तो आगे फिजिकल चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी बच्चे पड़ जाते हैं। तो बेसिक आप कुछ ऐसी 3 बातें बोलना चाहेंगे जो पेरेंट्स को ध्यान देनी चाहिए बच्चों के? 3 बातें बस यही हैं कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हो, और वो जो अनकंडीशनल लव होता है उसका कोई मापदंड नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा ऐसे करेगा तो ही मैं उसे प्यार करूँगी, नहीं। अनकंडीशनल लव हैज़ टू बी अनकंडीशनल। दूसरी चीज़, आप क्लियर कट बाउंड्रीज सेट कर दो, बच्चे को पता हो कि क्या बाउंड्री है मेरी। वो आती है कम्युनिकेशन से, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और तीसरी चीज़ जो मैं मतलब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि थर्ड चीज़ ये है कि अपना ध्यान रखो, क्योंकि अगर बच्चा आपको परेशान देखेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा खुद भी परेशान हो जाएगा। तो आप अपना ध्यान भी रखो। राइट। तो मतलब इस अपना ध्यान पहले रखो, आई थिंक। तो मतलब क्या जो कहा जाता है कि पहले आप खुद को हील करो तब आप बच्चे को बेहतर पाल पाओगे। बिल्कुल। ये कितना सही है? ये बहुत सही है, और ये कॉन्टेक्स्ट भी आजकल के टाइम में बहुत रेलेवेंट है कि पहले आप अपने आप को हील करो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसे ट्रॉमास होते हैं बचपन में जिससे एज पेरेंट्स हम उभर ही नहीं पाते। या तो हम अपने बच्चे पे उन ट्रॉमास को निकालते हैं, या फिर हम बिल्कुल सबमिसिव हो जाते हैं कि हाँ जो बच्चा कह रहा है ठीक ही होगा, जो बच्चा कह रहा है ठीक ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप अपने ट्रॉमास को हील करो, अपने आप को हील करो। आपको जो सही लगता है तरीका, आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लो। यू वांट टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को हील करो, अपने आप को पहले समझाओ, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, और आप देखोगे कि हर चीज़ आपके सामने लाइक मैजिक हो रही है। ट्रू। मैं साउंड हीलर हूँ, मैं साउंड हीलिंग्स करता हूँ और मेडिटेशन कोच भी हूँ। तो मेरे पास लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे घर में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, और भी अपने अलग तरीके की डिस्कशन करते हैं। तो मोस्टली जब मैं उनको हीलिंग करता हूँ, मुझसे हीलिंग लेते हैं, तो उसके बाद मुझे उन्हें बताना नहीं पड़ता कि आप क्या चेंज करो। वो कहते हैं हम पहले से ज़्यादा थोड़े शांत हो गए हैं, हम पहले से ज़्यादा डिसीजन हो गए हैं, आप अपने बच्चों को के बारे में थोड़ा ध्यान से अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही जा रही है, सही है। अच्छा, हम आगे कुछ और समझते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग, ज़्यादा लाड प्यार से पालना कितना ठीक है? जैसे आपने बोला कि अपने बच्चों को प्यार करें और ज़्यादा प्यार करें, है ना? अभी मैं आपकी बात से आया हूँ, तो कितना प्यार की क्या कोई लिमिट होनी चाहिए, या जैसे गुस्से की भी कोई लिमिट होनी चाहिए? तो कहाँ ये चीज़ें आती देखो, हैं? जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को आप बस लाड़ प्यार ही करते रहो हर बार में। मतलब बच्चा आपके पास आया है और आप मतलब टू मच ऑफ लव विल बिकम टॉक्सिक फॉर द चाइल्ड। सो जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी की चीखना, चिल्लाना, मारना पीटना नहीं करना। मारना पीटना तो बिल्कुल नहीं करना, एंड शाउटिंग भी जहाँ तक हो सके यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ, यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज इन योरसेल्फ। हर समय चिल्लाना बच्चे पे ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों पे, जो चीज़ें आगे जाकर कोई मायने नहीं रखने वाली। बच्चे ने फ्रिज खोल दिया, तुमने फ्रिज क्यों खोला? वाई डू हैव टू डू दैट? आप आराम से अपने बच्चे को बोल सकते हो कि बेटा फ्रिज क्यों बार बार खोल रहा है, बंद कर दे। अगर आप बच्चे को हमेशा रीज़न देके समझाओगे तो बच्चा आपका समझेगा। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लाड़ प्यार करो। प्यार तो आप करते ही हो ना अपने बच्चे को, आप उस प्यार पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। बट प्यार के साथ बाउंड्रीज रखो, उसको पॉजिटिवली डिसिप्लिन करो, अपने अंदर चेंजेस लाओ जिससे कि बच्चे में आप कुछ चेंजेस दिखे। तो वो है जेंटल पेरेंटिंग। चीखना, चिल्लाना, मारना पीटना बिल्कुल नहीं करना। एंड आप देखोगे कि बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों पे, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इन सब। तो मान लीजिए कोई बच्चा शरारत कर रहा है, वो कुछ ऐसा करता है, वो हर बार वो गलती करता है, अब पेरेंट्स उस पर चिल्लाना मना है, मारना पीटना तो बिल्कुल मना है,
डांटना मना है, तो इसका कोई ऑल्टरनेट तरीका है कि कैसे उस बात को फिर बच्चे को समझाएं? हाँ, तरीके बहुत सारे होते हैं। हम लोग मतलब मैं सिखाती भी हूँ ये सब तरीके। जी। तो एक जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले जो हम बोलते हैं कि आई मैसेज। हर चीज़ में अपने आप को पहले रखो जी। और फिर बताओ बच्चे को। एंड आप उसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिवली बता रहे हो बच्चे को कि सपोज आपका बच्चा आया एंड बच्चे ने स्कूल बैग अपना बाहर फेंक दिया। आपने उसको बोला 3-4 बारी बोला, बट बच्चा नहीं सुन रहा, वो अपनी मस्ती में है। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हो अपने बच्चे को कि तुम जब भी स्कूल से आते हो ना और अपना बैग ऐसे रख देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे, मैं इससे हर्ट होती हूँ। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत नेगेटिव वाइब आती है। क्यों तुम अपना स्कूल का बोझा यहाँ रखते हो? यू हैव अ रूम, आप अपने रूम में रखो। और इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप बस बच्चे को इतना बोल दो कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम आते हो स्कूल से, तुम अपना बैग यहाँ रख देते हो, पता नहीं मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है। आपने बस बच्चे को इतना बोलना है एंड बच्चा आपकी वो बात समझेगा, बिकॉज चिल्ड्रन पिक ऑन इमोशंस। आप उसको ये, अगर खाने की टेबल पे खाना बच्चा ऐसे ही छोड़ रहा है, नहीं अपनी प्लेट रख रहा है उसमें, आप सिंपली बोल दो कि तुम हमेशा यहीं छोड़ के चले जाते हो, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि ये देखो हम सब खा रहे हैं और तुम बीच में उठ के चले गए और वहाँ पे खाना पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, हाउ वुड यू फील? है ना? तो आपने थोड़ा सा एग्जैजरेट करा सेंटेंस को और आप बच्चे की फीलिंग भी ले आए, तो बच्चा उन सब चीज़ों से ज़्यादा समझता है। और अगर एक दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बच्चे की बात सुनो, बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है। मतलब आपने बोला कि बच्चे इमोशनली बहुत फ्रजाइल तरीके से सोचते हैं हर बात को, तो आपको भी बच्चे की टेबल पे वैसे ही बात को रखना है कि बच्चा उसको इमोशनली ले और उसके जहन में वो बात घूमे और फिर वो उसको धीरे धीरे बंद करे। बिल्कुल। ओके। लेकिन इस बीच जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं या कुछ खेल रहे हैं, मान लीजिए फिजिकल खेल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, उनका मन खेल में लगा हुआ है, वो 1 घंटा खेल चुके हैं, वो आधा घंटा खेल चुके हैं, और अब वो कह रहे हैं मम्मी 15 मिनट में और आ रहा हूँ, फिर वो आधा घंटा खेल चुका है, 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब आपको पता है आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है, बट आपको उसे रोकना है। तो ये जो इमोशनल गिल्ट आता है कि मैं अपने बच्चे की चीज़ों पे लिमिट कर रही हूँ या लिमिट कर रहा हूँ, है ना, कि अब वो खाने में आइसक्रीम लगा हुआ है, एक खा लिया आपने, चलो आधी और दे दी, आधी भी खा लिया, वो 2 खा, वो कह रहा और चाहिए। अब आपके मन में आ रहा है खा ही तो रहा है लेकिन नुकसान भी करे, तो ये इमोशनल गिल्ट से कैसे बचें? ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। देखो, इमोशनल गिल्ट आती ही आती है। आप कुछ भी करते हो ना, आप किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चे को मना करते हो और आपके अंदर ये गिल्ट आएगी ही आएगी। बट ये चीज़ है कि इस गिल्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उस टाइम में आपने ये सोचना है कि बेटर क्या है मेरे बच्चे के लिए, वो आइसक्रीम कि उसकी हेल्थ, उसका बाहर ज़्यादा खेलना कि उसकी हेल्थ। देखो, खेलने से हेल्थ एंड एवरीथिंग में फ़र्क पड़ता है, बट जो पूरा शेड्यूल आपने बच्चों के लिए बना रखा है, अगर वो खेलने से उसका शेड्यूल ख़राब हो रहा है तो फिर आपको इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा ना कि मतलब शेड्यूल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन उसका खेलना। मतलब लिमिट सेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा आंसर। तो आपको भी समझना चाहिए कि अगर आपका बच्चा कोई चीज़ हद से ज़्यादा कर रहा है तो उसकी एक लिमिट सेट होनी चाहिए, जैसा कि मैम ने बोला। तो लिमिट सेट करिए बच्चों की, इमोशनली उनसे डील करिए। मारपीट, चिल्लाना, चीखना ये तरीका नहीं है। खैर, आगे चलते हैं मैम। कुछ पेरेंट्स बच्चों की पिटाई कर देते हैं। हमारे टाइम तो हम बहुत पीटे गए। अच्छा ये था कि मेरे टाइम पे पापा नहीं मारते थे, मम्मी समझ लेती थी, तो हमको एक तरफ से इमोशनली बैलेंस हो जाते थे, एक तरफ से हमारी पिटाई हो जाती थी। तो ये रहता है। आपके हिसाब से सज़ा और कॉन्सिक्वेंस में क्या फ़र्क है, कि मतलब कि पेरेंट्स किस बात पर फोकस करें, पिटाई कर दें या क्या तरीका है? देखो, पिटाई मतलब पनिशमेंट हो गई जी, है ना। पनिशमेंट कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। ट्रू है ना। आप बच्चे को मार रहे हो, उसने कोई भी एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि बच्चे के मार्क्स कम आए, पहले तो ये सब चीज़ों पे बच्चों की मार पड़ जाती थी, बच्चों के मार्क्स कम आए,
आपने बच्चे को मार दिया, क्या आपके मारने से उस टाइम पे उसके मार्क्स सही हो गए? बढ़ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। क्या उसको समझ में आया कि उसको क्यों मार पड़ी? उसको तो ये पता है ना मेरे मार्क्स कम आए इसलिए मुझे मार दिया, कुछ उसके नहीं दिमाग होता। में जो मैसेज आया, मार्क्स कम यानी पिटाई। हाँ, अगली बार भी मार्क्स कम आएंगे, वो बोलेगा ठीक है मम्मी पापा पीट के अपना नॉर्मल हो जाएंगे। फिर उस चीज़ से बच्चे को कोई रीज़न नहीं मिला, इट इज़ नॉट लॉजिकल, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ। बट कॉन्सिक्वेंस को कॉन्सिक्वेंस ना बोल के हम डिसिप्लिन बोल सकते हैं, या हम कंस्ट्रक्टिव या हम पॉजिटिविटी बोल सकते हैं, पॉजिटिव डिसिप्लिन बोलते हैं हम इसे। तो उसमें ये होता है कि आप बच्चे को मार नहीं रहे हो, बच्चे के मार्क्स कम आए, बच्चा आपके पास आया, आपने अपना डिसहार्टन हो आप या अपने बच्चे को शो करा, बट आप बच्चे को बता रहे हो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे में कैपेबिलिटी है कि वो इससे अच्छा कर सकता है। True. आप उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो कि देखो अगर तुम उस टाइम पर इतना जल्दी जल्दी नहीं सोचते, टाइम मैनेजमेंट करके पेपर करते, या अपना दिमाग में सिर्फ ये रखते कि मुझे ये वाला सम अभी सॉल्व करना है एट ए टाइम, पीछे के क्वेश्चंस का नहीं सोचते, तो तुम इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करते। आपने उसको रीज़न दे दिया कि क्यों आपको बुरा लगा कि उसके मार्क्स कम आए, क्योंकि आप देख रहे हो पेपर में कि उसको पता है कि उसको आता है, बट आपने उसको रीज़न दे दिया, उसके लिए वो चीज़ लॉजिकल हो गई कि हाँ मम्मी सही कह रही है। एंड सी, मम्मी ने मुझे डांटा नहीं, मम्मी ने मुझे इसके पीछे सुनाया नहीं, मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मुझे समझाया गया। तो नेक्स्ट टाइम जो बच्चा है वो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखेगा कि मम्मी ने ऐसे बोला था, ऐसे करना है, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, या पापा ने ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, एंड आई विल ट्राई एंड डू दैट। वो अपने आप से करेगा कोशिश, बट मार पीट के तो वो बोलेगा हर वक्त ही तो मारते, मार के ख़त्म करें। यानी मार के समझाना और फिर समझाना, और फिर समझाने से ज़्यादा बच्चे को समझने की ज़रूरत है आपके हिसाब से। बिल्कुल। राइट। तो अगर समझने की बात करें तो हम देखते हैं कि जब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी टीचर्स अलग टाइप के होती हैं, प्री स्कूल में, नर्सरी में, वो उसके साथ अलग तरह का बिहेव कर रही होती है, खेल कूद के उसे चीज़ें समझाई जा रही हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो फीमेल टीचर्स ही रहती हैं उस समय तक भी, मैंने जहाँ तक देखा है, और वो बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके ABCD 1 2 3 सम्स लगाना, जो भी करना उनको, तब तक भी फीमेल टीचर्स। जब बच्चा बड़ा होता है और 5th 4th 5th पास करता है तब मेल टीचर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो बात करना और मैसेज देने का तरीका बदलता जा रहा है। छोटे बच्चे की टीचर्स ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और खेलने कूदने वाले, उसके बाद टीचर सॉफ्ट ही रहती हैं लेकिन थोड़ा सिखाने में चली जाती है, फिर मेल टीचर ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं और चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तरीका जो है वो सॉफ्ट टू हार्ड हो रहा है। अब यही तरीका शायद बच्चों का घर में भी अप्लाई होता होगा। तो क्या अब तो पेरेंटिंग चेंज हो रही है, फादर्स भी बहुत खेलने लगे हैं बच्चों के साथ, हमारे टाइम पे तो नहीं खेलते थे, ठीक है, बट तो आपको क्या लगता है कि बात करने का सही तरीका क्या होता है बच्चों के साथ, टॉडलर से टीनेजर तक या उससे ऊपर भी? अच्छा, इसमें आपने खुद ही डिवाइड कर दिया, टॉडलर, स्कूल गोइंग एंड टीनेजर। तो टॉडलर्स जो होते हैं ना, उनका दिमाग अभी डेवलप हो ही रहा होता है। ट्रू है ना, उनको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, पता। वो आपको देखकर सीख रहे हैं हर चीज़। यस। उनका पहला एक्सपोजर आप हो। ट्रू। ठीक है, आप ही उनके सर्कल में हो। अगर एक डॉट बना हुआ और वो डॉट बच्चा है, तो वो जब पहला सर्कल बनाएगा तो वो पहला सर्कल सिर्फ आप हो। एंड उसमें भी मदर्स ज़्यादा होती हैं, बिकॉज मदर्स स्टे एट होम भी होती हैं ज़्यादातर। एंड मतलब आजकल फादर्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो जनरली इट इज़ लाइक मदर फादर और सिंपली जस्ट द मदर, जो उसका प्राइमरी सर्कल है बच्चे का। तो बच्चा आपको देख के सीख रहा है। अगर आप उससे चीख चिल्ला के बात करोगे तो उसके मन में एक वो हो जाएगा कि मुझसे पूरे टाइम चीखते ही रहते हैं, मुझे ऐसे ही बात करनी है। पर क्योंकि टॉडलर है, वो ज़्यादा भाषा नहीं समझेगा, वो एक्शन समझेगा। तो आप उसको बता सकते हो टीवी, आप उसको पॉइंट करते हो टीवी, तो बच्चा पॉइंट करेगा आपके साथ टीवी। आपकी नोज़ तो नोज़, आप उसको एनिमल साउंड सिखाते हो, देखो काओ कैसे करती है, मुंह। तो आप बहुत शॉर्ट में और बहुत प्रिसाइसली उनको सिर्फ वही सब चीज़ें बताते हो बच्चों को जिनसे उनका अर्ली एक्सपोजर होगा। फिर जब बच्चा स्कूल गोइंग एज में जाता है तो उसके फ्रेंड्स बनते हैं, सर्कल बड़ा हो गया, फ्रेंड्स भी आ गए, टीचर्स भी आ गई और आप पेरेंट्स भी हो। बच्चे के तब सवाल शुरू होते हैं, वाई, ऐसा क्यों। हाँ। तो तब आपको बच्चे के साथ बैठकर
उसके सवाल सुनने चाहिए और उसको उस हिसाब से जवाब देना चाहिए। जो वो आपसे पूछे आप उसको बताओ। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि पेरेंट्स एम्बैरस हो जाते हैं कि अरे इसने ये कैसे पूछ लिया। बहुत बहुत टाइम होता है बहुत टॉपिक्स होते हैं, बट हमेशा हर चीज़ से डील करने का या तो आप बिल्कुल ना कर दो, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि बच्चे को भी फिर पता चल गया कि ये तो मैंने कुछ गलत पूछा है। ना मतलब नहीं करना हाँ, है ये। तो ना नहीं करना होता, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन उसके शब्दों में कि उसे क्या समझ में आए। अब सपोज बच्चा आया, डायरी में नोट आ गया, देखो फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पता नहीं होता, बट मेरे को याद है जब हम स्कूल में थे डायरी में नोट आ जाता था कि होमवर्क नहीं करा। नहीं किया। अब बच्चे ने आके बोला मम्मा उसने मैम ने ये क्यों लिखा। अब मदर बोल रही है कि वो, अब आप बुराई नहीं करोगे टीचर की, आप स्कूल की भी बुराई नहीं कर सकते कि इतना जरा सी तो क्लास है, क्या जरूरत थी। मोस्टली पेरेंट्स ये करते रहते हैं बच्चों के साथ, विच इज नॉट राइट। आप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा आपका फिर वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा कि ये टीचर तो ऐसी मेरा है, स्कूल ही खराब है, लाइक दैट। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपने सिंपली बच्चे को बोलना है क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया था। तो वह बच्चा पूछेगा व्हाई इज होमवर्क इम्पोर्टेंट, तो आप उसको रीजन दे सकते हो कि जब आप, ताकि आपका क्लास में भी रिवीजन हो जाए और हाउस में भी रिवीजन हो जाए, दैट इज व्हाई होमवर्क इज इम्पोर्टेंट। बस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई तो कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड जहाँ पर टीन एज आने लगती है, टीन एज से भी पहले मैं बोलती हूँ आजकल तो प्री टीन्स शुड बी इंक्लूडेड इन टीन एज, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब बच्चे बहुत परेशान हो रहे होते हैं, उनके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत एक्सपोजर होता है। यू हैव सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, फिर फ्रेंड्स, टीचर्स, और आप बाहर घूमने जाते हो तो वो एक्सपोजर, बहुत कुछ हो जाता है। तो उसमें आपको बहुत कूल और काम रहना पड़ता है, बच्चे को स्पेस देनी पड़ती है, और जब बच्चा आपसे बात करना चाहे आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को लगेगा कि मम्मी मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। ट्रू। तो भाई आज का ये जो एपिसोड है हमारा बहुत कमाल का होने वाला है। जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी या जो बनने वाले हैं उनके लिए लर्निंग के लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। क्या मैम आगे चलते हैं। जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स को बहुत संभाल के चलना चाहिए, और ये बात सच है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपको बच्चों से बात करते समय अपने वर्ड्स सब कुछ बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो, क्योंकि बच्चा आपसे ही तो सीख रहा है। आपने बोला जैसा फर्स्ट टीचर तो अभी घर में आप ही बनने वाले हो, पापा या मम्मा ही बनने वाले हैं या दादा दादी जो भी बनने वाले हैं। तो ये खाली पेरेंट्स के लिए नहीं है, दादा दादी के लिए भी, या चाचू या मामू कुछ घर में रहते हैं उनके लिए भी है। तो ऐसे कौन से डायलॉग्स हैं, ऐसे कौन से बातें हैं जो बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, जो अमूमन लोग बोल जाते हैं? किस तरह की बातें? सबसे पहली चीज़ है, कभी बच्चे के सामने अब्यूज़ नहीं करो। अब्यूज़, हाँ ये बहुत कॉमन है मतलब हमारे। वर्ड्स लाइक पागल, बेवकूफ़, ये वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने, जो हम बहुत कॉमनली कर लेते हैं, बहुत ईजिली कर लेते हैं। वो तो पागल है मतलब डोंट एवर यूज दीज वर्ड्स। बच्चों की ग्रास्प इतनी तेज होती है, और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि बिल्कुल भी कुछ भी ये वर्ड्स यूज नहीं करने। दूसरी चीज़ ये है, कभी भी आप बच्चे को ये नहीं बोलो कि तू ऐसा ही करेगा, हमें पता था, तुम तो ऐसे ही हो। कभी बच्चे को धुतकारो मत। जैसे पेरेंट्स का शुरू होता है, क्या कर रहा है, गधा है क्या? हाँ बिल्कुल। अब वो गधा उसके लिए एनिमल ना हो के गाली बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये सोचो कि वो चीज़ बच्चे के दिमाग में, मतलब वो जितनी बार, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में वैसे इतने गधे देखने को मिलते हैं, बट द मोमेंट द चाइल्ड विल सी, उसके वो मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी कि मेरे को मम्मी पापा ने बताओ ये गधा है, इसको बोलते थे मुझे, बताओ। तो ये चीज़ थोड़ा सा बच्चों के लिए की जरूरत है। ये बात बहुत अच्छी रही मैम। अच्छा, एक चीज़ मैं बच्चों के पॉइंट से पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चे को हम सुनते हैं, बच्चे को हम समझते हैं, तो प्रैक्टिकल लेवल पे पेरेंट्स कैसे ये समझें कि बच्चा ये फील करे, बच्चा ये खुद में ये फील करे कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने मुझे सुना, मुझे समझा। ये कैसे डिसाइड हो कि बच्चा समझ चुका है कि हमने उसे समझा है? इसमें सबसे पहला ये होता है कि हम इसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये पूरा एक टॉपिक है बहुत बड़ा। आप चाहो तो इसमें बहुत डीप में जा सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एम्पथाइज करना मतलब बच्चे के साथ सहानुभूति करना। आपका बच्चा आपके पास रोते हुए आया, आप सीधा ये नहीं बोलोगे कि क्यों रो रहा है, ये तरीका नहीं होता। आपका बच्चा आपके पास रोते हुए आया, वो कुछ सोचकर आपके पास आया है,
कोई चीज़ का उसको बुरा लगा है, वो इसलिए आपके पास आया है। तो बच्चा रोते हुए आया, आप सबसे पहले बच्चे को अपने पास बिठाओ, उससे पूछो। बच्चे को ये मत बोलो कि तू मत रो। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जब लोग बोलते हैं बच्चे को कि तुम मत रो, हमसे ऐसे ही बात करो। क्यों? रोने से उसका अंदर का दुख निकल रहा है, तो उसको रोने दो। इट इज़ नॉर्मल फॉर अ चाइल्ड टू क्राई। तो आप उससे आराम से बिठाओ अपने पास और आप उससे पूछो कि क्या हुआ। तो बच्चा आपको बताएगा, सपोज साइकिल से गिर गया चलाते चलाते, या भागते भागते गिर गया, तो आप उस फीलिंग को बोलो उसके सामने। ओ, आपको चोट लग गई, आप भाग रहे थे, आप गिर गए। तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं। मैंने बोला मैं गिर गया, मम्मी उस चीज़ को बोल रही है कि गिर गया। अब आप उससे पूछो कहाँ चोट लगी है आपको, दिखाओ मेरे को। बच्चे ने आपको दिखाया कहाँ, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। बोला हाँ बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो आप बच्चे को सुन रहे हो, फिर आप उसकी जो थॉट्स हैं उसको आप वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ बहुत ज़ोर से लगी, चाहे एक हल्की सी खरोच ही हो। ठीक है। पर अगर बच्चे ने ये बोला मुझे बहुत ज़ोर से लग गई, तो आप उस चीज़ को वैलिडेट कर रहे हो, आपको बहुत ज़ोर से लगी होगी ना। फिर जब बच्चे ने आपको ये बोला कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तो आपने बोला अच्छा हाँ मुझे पता है आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, कहाँ दर्द हो रहा है दिखाओ। आपने बच्चे की बात को मिरर करा और फिर आपने बच्चे को एक हेल्प करा कि बच्चा अपनी फीलिंग को नाम दे सके कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप खुद बच्चे से बोल रहे आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बोलेगा हाँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज़ कुछ करो मम्मा की दर्द गायब हो जाए। फिर आप अपने बच्चे को उठाओगे, आप बच्चे को ले जाओगे, कूदोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे, वॉश कर दिया, एक बैंडेड लगा दी, बस बच्चा उसको भी ये खुश लगेगा कि एक्शन हुआ हाँ, मेरे इस बात पे, कि मेरी बात वैलिडेट हुई, मेरी बात आई मैटर। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और मम्मी या मेरे पापा ने इस बात को ऐसे है। वरना यूजुअली तो कुछ कर रहे होगे तुम, शरारत, गिर गए है ना, रोज चले जाते हो और कुछ ना कुछ चोट लगा के आ जाते हो। बच्चा कह रहा मैं खेलूं भी ना, खेलते में तो चोट लगेगी। और हम सब उसी शायद जनरेशन के हैं कि हम वी हैव ऑल अंडरगॉन दिस थिंग कि मैंने मना किया था ना तुम्हें भागने के लिए। हम इस चीज से डरते थे कि चोट लगने पे और पिटाई होगी घर जाके। मना किया था ना, अरे बच्चे तो भागेंगे ही ना, बच्चे तो खेलेंगे ही। मैम एक चीज़ और आती है कि आजकल हर बच्चे के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि हमारे टाइम पे हम खेलते थे, कूदते थे, ठीक है, और सारी चीज़ें करते थे। अब बच्चे जो हैं उनकी सारी चीज़ें, एक तो लॉकडाउन लगा, कोविड के टाइम पे हर चीज़ और सिमट के उस स्क्रीन पे आ गई। तो जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का या सोशल मीडिया का जो प्रेशर आ गया, उसी के साथ अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें भी एक्सेस कर लेते हैं। तो उनके ऊपर आ गया कि अरे अच्छी फ़ोटो डालना, अपनी डीपी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चे उस क्लास में, अगर मेरी डीपी ख़राब होगी तो लोग कहेंगे तूने ये क्या लगा रखा है। तो ये जो प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, ये कैसे निपटाया जाए, इस प्रेशर से बच्चों को कैसे बचाया जाए? ये जो स्क्रीन टाइम है ना, ये एक्चुअल में एक एपिडेमिक बन गया है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है, पूरी दुनिया इस चीज़ से परेशान है कि क्या करें। पूरी दुनिया में चल रहा है, खाली इंडिया में नहीं चल रहा है, मतलब हमें परेशान। हाँ, पूरी दुनिया में। अगर अभी पीछे न्यूज़ देखी होगी तो ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन लगा दिया कि 16 इयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं वो लोग, उन लोगों को सोशल मीडिया साइट्स का एक्सेस ही नहीं मिलेगा। और अगर बाय चांस वो एक्सेस करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? पेरेंट्स पे। और पेरेंट्स पेनलाइज होंगे। वो इतने स्ट्रिक्ट लॉज ले आए हैं। ये होना चाहिए आई थिंक। एंड मतलब मेरे को नहीं पता कि लोगों को पता ही नहीं पता, पीछे यूएस सेनेट में ये टॉपिक था जिसमें मार्क जुकरबर्ग, सैम ऑल्टमैन, मैंने वो वीडियो भी देखा। हाँ, इन सबको बिठाया था, टिकटॉक के जो फाउंडर हैं सबको बिठाया था। एंड इन सबसे ये पूछा गया था कि अगर आपको ये सब, अगर आपके बच्चे ये सब करें, हाउ विल यू फील? अगर आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करा जाए, हाउ विल यू फील? तो दे हैड नो आंसर। मुझे पता उन्होंने सॉरी भी बोला था। हाँ, उस टाइम पे उन्होंने सॉरी भी बोला था, बट उस सॉरी, दैट सॉरी इज सो खोखला। आप उस सॉरी का कोई तो फायदा नहीं है अनटिल अनलेस एज पेरेंट्स हम लोग उस चीज़ को रीइंफोर्स करें। तो इसके लिए मेन चीज़ जो मुझे लगता है ना, कि जो आजकल ये ट्रेंड है कि मुझे वैलिड रहना है, जो हम बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आजकल ये जेनजी स्लैंग, मिलेनियल स्लैंग है। मिलेनियल नहीं, जेनजी स्लैंग है ये। फिर से बोलें आप क्या? जेनजी स्लैंग है ये, फोमो, फोमो, ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
ओके ओके सो दिस थिंग हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड। और ये कैसे आता है? जब पेरेंट्स बच्चे के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहें, या बच्चे को आप और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखो कि सोशल मीडिया ठीक है मुझे देखना है बट इट इज़ नॉट माई लाइफ। राइट। तो उससे एक हेल्दी रिलेशनशिप रहता है स्क्रीन और बच्चे के बीच में, बच्चे के बीच में। क्योंकि बच्चे की लाइफ की फिर प्रायोरिटीज़ अलग है कि मुझे खेलना है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें मैं डायरेक्टली लोगों से बात करूँगा, मिलूँगा, मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करेंगे, ये पेरेंट टाइम है, ये फ्रेंड्स टाइम है। तो ऑल दीज थिंग्स दे मेक अ डिफरेंस। अच्छा, जैसे बच्चे आजकल मोबाइल पे गेमिंग में बहुत ज़्यादा, गेम्स की हमने बात करी, खेलना है बच्चों को ताकि वो स्क्रीन से दूर है, लेकिन बच्चों ने स्क्रीन को ही अपना प्लेग्राउंड बना लिया है। ऐसे ऐसे गेम हैं, इवन बच्चे ही नहीं, मैंने टीन्स को भी देखा और थोड़े यंगस्टर को भी देखा है जो जॉब में है, वो जॉब के बाद लगे हुए हैं फ़ोन में। अब तो गेमर्स हो गए, अब गेमर बनने की होड़ है कि मुझे गेमर बनना है, मेरा तो करियर यही होगा। ये क्या है? इस स्क्रीन में ही घुसते जा रहे हैं जितना निकाला जा रहा है। आप ये चीज़ देखो कि सोशल इंटरेक्शंस कितने कम हो गए हैं इस चीज़ की वजह से, ट्रू, बिल्कुल है ना? सत्य है। तो ये एक साइकिल बन गई है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है, बच्चे मोबाइल में घुसते हैं, मोबाइल से गेमिंग में जाते हैं और फिर वो उसी में रह जाते हैं और खुद का फिर सोशल इंटरेक्शन कम होता है। बिल्कुल। तो ये एक साइकिल बन गई है। तो मैं ये नहीं बोलती कि गेमर बनना एक बुरी बात है। देखो बहुत गेमर्स हैं, बहुत यंग गेमर्स हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं पैसे। बिल्कुल। बट पेरेंट्स को बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा जो है, मतलब अगर वो गेमिंग साइट पे जा रहा है, एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं, रोब्लॉक्स का नाम सुना है आपने? रोब्लॉक्स एक गेम है, ओके उसमें आप चैट कर सकते हो। ओके ओके। हाँ, इस तरह के गेम मैंने सुने, रोब्लॉक का नहीं सुना हाँ, है। रोब्लॉक्स ये गेम है जिसमें आप चैट कर सकते हो। एंड पीछे यूएस में था या यूके में था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, वहाँ पर बच्चे चैट कर रहे थे एंड दे डिडंट नो विद whom they were chatting। एंड अगर आपको याद हो वो गेम आया था जिसमें बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे थे। हाँ, तो दैट रोब्लॉक्स उसी का एक पार्ट बन गया था। ओके, बाप रे बाप। मतलब बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। तो पेरेंट्स को डिफाइन करना है कि तुम इतनी देर ही गेम खेलोगे, तुम यही गेम खेलोगे, एंड कोई पासवर्ड कुछ नहीं लगाओगे। पेरेंट्स के पास पूरा एक्सेस होना चाहिए। उनकी नज़र रहनी हाँ, चाहिए उस पे। बिल्कुल। आप अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते, ये टाइम है ही नहीं। अब मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा है, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। उनका बेटा है और वो गेम खेलता रहता था, जब भी कुछ होता था वो मोबाइल पकड़ा देते, तो मोबाइल पे गेम खेलता था। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। उनके बच्चे ने क्या किया, बेटे ने, वो गेम खेलता था और एक दिन वो खेलता रहता था, यही चलता रहता था। एक दिन काफ़ी टाइम बाद उनके अकाउंट से उन्होंने चेक किया अपने बैंक अकाउंट में, तो 2.5 लाख रुपए की कुछ खरीदारी हुई थी। उनको पता नहीं था कि ये 2.5 लाख रुपए उन्होंने कहाँ किए। उन्होंने चेक किया जब अकाउंट निकाल के और अपनी साइट पे जाके, तो पता लगा कि किसी गेम में कुछ पॉइंट्स खरीदे गए हैं 2.5 लाख रुपए के। और उनका बच्चा इतना तेज़ था, वो पापा का कार्ड रात को निकालता था पर्स से, उससे ख़रीदता था, सारे जो मैसेज आए हैं वो डिलीट करता था, पापा का पासवर्ड डाल के वो पॉइंट्स खरीदता था, और उसने 2.5 लाख रुपए के स्टार्स खरीद डाले थे। समझ रहे हैं आप? जब उनको पता चला, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने मुझे कॉल किया, हमारे दोस्तों को कॉल किया, इससे कैसे बचे? मैंने कहा अब क्या बचना है, अब जो बाकी के बचे वो बचाओ। नहीं, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप मैं बोलती हूँ ये भी छोड़ो कि चलो उसने तो क्रेडिट कार्ड निकाला, आजकल तो आपके पास ऑटोमेटिक यूपीआई वो है जी, आप क्लिक करो उस पर, वहीं से ही पेमेंट हो जाएगी। वो अब तो वो आपको, पहले तो मेरे को याद है हमें कोड्स डालने पड़ते थे, अब तो आप वो कॉपी कोड कर दो तो वो कोड भी कॉपी हो जाता है। तो चिल्ड्रन के पास टेक्नोलॉजी एक्सेस इतना ज़्यादा है और समझ इतनी ज़्यादा है कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब एक ही तरीका है कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए, उनके सारे फ़ोन का वो क्या कर रहे हैं एक्सेस रखा जाए। जैसे मैंने देखा कुछ ऐप्स हैं पेरेंट्स के पास रहती हैं, वो बच्चे का फ़ोन लॉक कर देते हैं। और आप टाइम सेट करके रखो। हाँ। मेन ये है कि आप टाइम सेट करके रखो। भैया ठीक है, आपने गेमर बनना है, अभी आप बहुत छोटे हो, आप पहले अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करो, उसके बाद आप बन जाओ गेमर। तो ये बेसिक बाउंड्रीज पेरेंट्स को रखनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल, रखनी चाहिए भी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई, मार्क्स, कंपटीशन,
ये जो जितना भी प्रेशर है बच्चों को, इसके बीच में हेल्थ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है बच्चों की, कि पेरेंट्स का इतना प्रेशर है, नहीं तुम बैठ के पढ़ो, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब तुम 2 महीने खेलने नहीं जाओगे। मैंने मोस्टली देखा है कि आज मत खेलने जाओ, आज पढ़ाई कर लो। तो इस बीच में जो हेल्थ वाला जो चैप्टर बच्चों का क्लोज हो जाता है, जो उस पे क्या कर सकते हैं? ये ना बहुत कॉमन चीज़ है। आई थिंक ये हम लोग के टाइम से, और शायद हमारे पेरेंट्स ने भी यही चीज़ देखी है, सब ने यही चीज़ देखी है कि पढ़ाई करो और पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, तुम खेलते रहते हो, अब कोई खेलना नहीं, अब 2 महीने हैं, अब बोर्ड आने वाले हैं, 2 महीने बचे हैं, अब बैठ के पढ़ाई करो। तो इस चीज़ के बीच में ना मैं ये बोलती हूँ कि बच्चों को ना हमें कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे उल्टा करते हैं, और बच्चों का दिमाग इतना तेज होता है कि वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो आप प्रेशराइज मत करो, आप टाइम टेबल बना दो कि भाई इतनी देर ये पढ़ना है, इतनी देर ये पढ़ना है, फिर तुम खेल लो, फिर तुम खा लो, फिर तुम रेस्ट कर लो, फिर तुम पढ़ लो। देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ता, वो पढ़ता भी नहीं हाँ, है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम 18 घंटे पढ़े, हम 16 घंटे पढ़े, आई रिफ्यूज। वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, आपका ह्यूमन ब्रेन ऐसा बना ही नहीं है। आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, और नहीं तो आप जो लोग करते हैं शायद करते होंगे और फिर एकदम बर्नआउट हो जाते हैं, वो फिर बीमार हो जाते हैं मानसिक रूप से। बिल्कुल। तो इसलिए टाइम टेबल्स बनाओ, बड़ी बड़ी टास्क को छोटा छोटा कर दो, ताकि बच्चों की भी बात रख ली जाए और आपका भी मन पूरा हो जाए। बट आपको हर चीज़ ऐसे घुमानी है कि बच्चे को लगे कि उसकी बात रखी जा रही है, बट होना आपके मन। और आप जो ये नज़र रखने की बात कर रही हैं, आई थिंक फादर्स तो मोस्टली वर्किंग होते हैं, आजकल तो माएँ भी वर्किंग होती हैं, बट ज़्यादातर माएँ घर पे होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, हाउस मेकर होती हैं, तो उनका काम ज़्यादा होता है इस चीज़ पे ध्यान रखना, राइट? नज़र का मेरा ये मतलब है, ये नहीं कि आप बच्चे को स्पेस मत दो, बट जैसे आजकल ये हो गया ना कि 5th-6 के बच्चों के पास फ़ोन है, तो वो ज़रूरी नहीं, वो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास इतने अच्छे गैजेट्स हैं टू ट्रैक योर चाइल्ड कि आपको उनको फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू। और ज़्यादातर माएँ जो ये बच्चों पे ध्यान रखती हैं, तो आप तो बहुत सारी मदर्स से मिलते रहते हो, तो आजकल जब बच्चों के पास फ़ोन आ गया है तो खाली गेम और पढ़ाई तक वो बात सीमित नहीं है, बच्चे ग्लैमर भी देख रहे हैं, बच्चे हीरो हीरोइंस को देख रहे हैं, बच्चे हीरो हीरोइन के साथ रोमांस करते देख रहे हैं, लव सीन देख रहे हैं, किस करते देख रहे हैं। तो ऐसे में जब बच्चे वही चीज़ करते हैं, तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके पेरेंट्स आते हैं आपके पास? हाँ, आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे एक मैं नाम नहीं लूँगी, वो क्लासेस ही वो मेरे से ले रही थी कोचिंग, तो वो बहुत परेशान थी। उनका बेटा जो था कहती कि ये सिर्फ लड़कियों से बात करता है, अच्छा। इसके कोई लड़के फ्रेंड्स है ही नहीं। अच्छा, हाँ। ओके। तो मैंने बोला उसमें क्या खराबी है, मतलब इट इज़ ओके, इट इज़ हेल्दी। तो कहते कि नहीं, जब छोटा था तब तो लड़कों से बात कर लेता था, अब 8th क्लास में आया है तब से इसकी फ्रेंड सिर्फ लड़कियां ही हैं। मैंने कहा आपने देखा? नहीं, मैं जब इससे पूछती हूँ तो कभी किसी का नाम लेता है, कभी किसी का नाम लेता है, कभी लड़कों का नाम लेता ही नहीं है। ओके। तो मैंने बोला कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊँ कि लड़के आपस में कम बात करते हैं, एंड गर्ल्स बीइंग मोर इमोशनली मोर मैटरनल, वो ज़्यादा बातूनी होती हैं। तो आपका बच्चा आपको बता रहा है, विच इज़ आई फील गुड, विच आई डोंट थिंक। नहीं मैम, फिर आगे कल को जाकर इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। मैंने कहा तो वो चीज़ आपको अपने बच्चे को बतानी पड़ेगी। यू हैव टू मेक देम फुल्ली अवेयर। अगर उसको उस बारे में जानकारी नहीं है तो वो करता रहेगा। हाँ। तो देन फिर उनको हमने तरीके बताए कि वो कैसे कम्युनिकेट करें इन सब चीज़ों को लेकर अपने बच्चे से और सब। तो देन उनको चेंज दिखा, काफ़ी चेंज दिखा उन्हें। आई थिंक इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ये। अगर आप लोग भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं अपर्णा मैम से, तो इनका डिटेल, इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हम कोशिश करेंगे हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दें, और आप वहाँ से इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट मैम? बिल्कुल। तो और आपको अगर कोई स्पेशली कॉन्टैक्ट करना चाहता हो, कोई आपका इंस्टाग्राम पेज है तो आप बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है जॉय ऑफ पेरेंटिंग,
और मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसका नंबर है 7289918330। तो ये नंबर हम स्क्रीन पे भी डाल देते हैं इस समय, आप ये नंबर पे जाइए और इसे ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप पे, और वेलकम होगा आपका उस ग्रुप पे। तो हमने बात करी पेरेंट्स की और फिर हमने बात करी माँओं की जिम्मेदारी की। तो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सिंगल पेरेंट्स बहुत हो रहे हैं इस बीच, और ज़्यादातर माएँ जो हैं बच्चे की जिम्मेदारी मदर के पास आ जाती है। तो जो माँ है वो अपना घर भी मैनेज कर रही है, फिर जाके ऑफिस में अपना ऑफिस मैनेज कर रही है, फिर उसके बाद और चीज़ें भी समाज की झेल रही है। उनके पास इतनी चीज़ों के साथ साथ बच्चों को बैलेंस करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचता है। मैं भी 1-2 सिंगल मदर्स को जानता हूँ, मैं उनकी फ़ाइट देखता हूँ, मतलब सल्यूट है उन लोगों के लिए। तो इसको कैसे बैलेंस करें, कोई टिप या ट्रिक्स या कुछ आप क्या बताना चाहोगे उनको? सिंगल पेरेंट्स के लिए देखो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, और सबसे पहली बात होती है कि जो मदर है या फादर, हुएवर इज़ अ सिंगल पेरेंट, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि हाँ मैं सिंगल हूँ। दूसरी चीज़ वो ये एक्नॉलेज करे कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। राइट। मैं हमेशा बोलती हूँ, डोंट बी अ सुपर वुमन, यू डोंट हैव टू बी अ सुपर वुमन। ट्रू। दुनिया आपको कोई शाबाशी नहीं दे रही सुपर वुमन बनने की। सही 2-3 बात है। बार बोलेगी अरे वाह तुम तो सुपर वुमन हो, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? True. वो टैग मिलने से तुम्हारा क्या हो रहा आपको है? प्रूव करने की जरूरत हाँ। नहीं है। जस्ट जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, जितना आपसे हो पा रहा है। और आप अपने आप देखोगे कि जितना आप करना चाहते हो ना, आप हमेशा उससे ज़्यादा करोगे विदाउट स्ट्रेस। जब हम सोचते हैं ना कि अरे उसको ये पसंद था, मुझे ये बनाना था, मैं आज ये भी नहीं बना पाई, और मुझे ये करना था, मेरे ऑफिस का काम है, मेरा ये, जितना हम सोचते हैं उतना हमारा दिमाग खराब होता है। ट्रू। फ्लो में रहने दो चीज़ें, जैसे चल रही हैं उन्हें अच्छे से चलाते रहिए। बिल्कुल, किसी को प्रूव करने की किसी को जरूरत नहीं कुछ है। प्रूव नहीं करना। ट्रू। अपना मेंटल पीस रखो सबसे क्योंकि पहले। माओं के ऊपर ही इमोशनल और मेंटल प्रेशर ज़्यादा आता है कि ये बच्चे ने शैतानी करी, तुमने बिगाड़ रखा है, तुम बिल्कुल। ध्यान नहीं दे सकती हो। नहीं, और अपना मेंटल पीस रखेंगे तभी तो बच्चा भी एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने आप को फील करेगा ना। अगर मदर अंदर से विचलित रहेगी पूरे टाइम, तो बच्चे को भी लगेगा ना मम्मी तो हमेशा चीखती रहती है, हमेशा ही डांटती रहती है, मुझे बात उनकी नहीं मेंटल करनी। हेल्थ भी खराब हाँ, होनी है। तो ये तो बात हुई सिंगल मदर की, बट अगर हम बात करें, कपल्स भी हैं जो बच्चों की किसी गलती पे एक दूसरे से लड़ जाते हैं, बहुत हद तक उनके झगड़े चले जाते हैं कि ये जो कर रहा है ये तुम जिम्मेदार हो, वो कह रहे हैं तुम नहीं, इसके तुम जिम्मेदार हो। तो बच्चा अगर कोई शरारत कर रहा है या कुछ बाहर से सीख के आके कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी दोनों को लेनी चाहिए या किसी एक की जिम्मेदारी उसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये लगता है जिम्मेदारी हमेशा दोनों पेरेंट्स की होती है। आप दोनों लाए हो उसे दुनिया में, ट्रू। अकेले कोई नहीं लाया उसे इस दुनिया में। तो बस जब आप दोनों जने लाए हो उन्हें दुनिया में, तो आप दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है, बस, मतलब फुल एंड फाइनल। और कुछ भी करो, तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हारी अल्टीमेट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ट्रू। मैम, मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आप बहुत अच्छा आंसर कर रही हो। मुझे लग रहा है ये लिस्ट और लंबी हो सकती है, हम शायद इसे एक एपिसोड में कवर तो नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको चाहूँगा आप दूसरे एपिसोड में हमारे साथ ज़रूर आएँ। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, उस माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जिसे हमेशा इस बात का गिल्ट होता है कि वो अच्छा नहीं कर पा रही है अपने बच्चों के लिए? मैंने पहले भी कहा था, आप सुपर वुमन नहीं हो, आप एक वुमन हो, आप एक मदर हो, बस। एज अ मदर आप जो करोगे अपने बच्चे के लिए वो अच्छा रहेगा। सोसाइटल जजमेंट पे हमें ध्यान नहीं देना। सोसाइटी के लिए आज कोई चीज़ सही है, कल कोई चीज़ गलत है। ट्रू। यू हैव टू बी योरसेल्फ। अपना ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली अपने बच्चे का आप अच्छे से ध्यान रख पाओगे। वेरी नाइस। तो भाई, आज के एपिसोड में इतना तो क्लियर हुआ कि समाज और जितने भी लोग आपको कुछ कहते हैं उनकी परवाह ना करें, पहले खुद को हील करें, पहले खुद को अच्छा रखें, अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखें, फिर आप अपने बच्चे के बारे में सोचें। बच्चा क्या करता है उसको समझाने से ज़्यादा उसको समझने पे ध्यान दें। और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो सुपर वुमेन बनने की कोशिश ना करें। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और आनंद बहुत आ रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है बात करने में, और आई थिंक सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैं मैरिड नहीं हूँ, बट
शादी होगी तो बच्चे होंगे, तो मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैम बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। आई थिंक हमारे गेस्ट जो आए हैं वो स्पेशल हैं आज के। ऐसा लग नहीं रहा कि हम कुछ नॉर्मल टॉपिक्स पे बात करें, ये बिल्कुल अलग हटके हैं। और ये सारे टॉपिक्स हम सबसे जुड़े हुए हैं, हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चों के बचपन से जुड़े हुए हैं, और बचपन जवानी तक जाता है, बुढ़ापे तक जाता है। बिल्कुल। तो मैम हम आपको दोबारा बुलाना चाहेंगे अपने इस एपिसोड में, और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे जो ऑडियंस है उसको उनके क्वेश्चंस के सही जवाब मिल पाएँ। और आपने बहुत ही अमेजिंगली आंसर किया आपने। थैंक यू सो मच। हमारे आई होप कि मैं हेल्प कर पाऊँ, और पेरेंट्स को, वुड बी पेरेंट्स को, सिंगल पेरेंट्स को, सबको। तो कोई एक बात जो आप कहना चाहें वो आप सबसे, या अपना कोई मैसेज देना चाहें आप? चलो, एक मैसेज है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को हमेशा किस करते हो रात में सोने से पहले, तो किस का ही मैंने एक बनाया है छोटा सा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत इलेबोरेट चीज़ नहीं करनी, बहुत इलेबोरेट में नहीं समझाना, छोटे छोटे शब्द रखो, छोटे छोटे इंटरेक्शंस रखो, ताकि आपका बच्चा जल्दी समझे। अगर आप जितना ज़्यादा समझाओगे, बच्चा उतनी जल्दी बोर हो जाएगा कि ये तो बोले ही जा रहे हैं, लेक्चर शुरू हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ट्रू। तो यू हैव टू बी मतलब बिल्कुल प्रिसाइज व्हाइल टॉकिंग टू योर चाइल्ड। आपको पता होना चाहिए आप किस बारे में बात कर रहे हो, और बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप बात, यानी KISS, कीप इट शॉर्ट एंड and सिंपल। वाह, वेरी नाइस। तो मैम बहुत अच्छा लगा, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच। दोबारा मिलते हैं आपसे एपिसोड में। थैंक यू सो मच।